कैसे हो बच्चों। मैं हूं अभिषेक जैन, एग्जामपुर परिवार में आपका स्वागत करता हूं। हमें कलम से क्रांति। तो बच्चों, जैसे कि दिवाली की छुट्टियां चल रही है, आप सब मज़े कर रहे होंगे। तो हम दिवाली की छुट्टियों में कुछ नए नहीं पढ़ेंगे, बस पुराने वाला ही रिवाइज करेंगे। बच्चों की डिमांड थी कि सर लाइट के कंप्लीट 100 क्वेश्चन को जो आपने पीडीएफ दी थी उसे थोड़ा प्रैक्टिस करा देते। तो बच्चों, उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, हमें क्लास बंद करनी पड़ गई थी। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी। यदि अपतित किरण समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई समतल दर्पण है, अपतित किरण है, कोई समतल दर्पण से कितना कोण बनाती है बच्चों? 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपको बताना है परावर्तन कोण कितना होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो बच्चों, यदि आप जानते हो, यदि मुझे किसी तरह आई की वैल्यू पता लग जाए, आई की वैल्यू तो ये होगी ना, अपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो तो होता है आई। तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जितना आई होगा उतना ही आर होगा, तो आर की वैल्यू पता लग जाएगी। ये बच्चों टोटल एंगल, अभिलंब हमेशा दर्पण का कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। टोटल एंगल 90 है, ये वाला एंगल 60 है, तो 90 में 60 माइनस करोगे तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 30। जितना आई होगा उतना ही आर होगा, तो आर की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 30। तो आपका आंसर होगा ए। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, by virtue of which the sinked stick in the water kept in the container seems to be bended। किस कारण से जल में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? बच्चों, ये सीधा सीधा एग्जांपल है किसका? अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन से मैंने आपको बताया था गिनती के 7-8 एग्जांपल बनते हैं। पानी में कोई भी चीज़ उठी हुई नजर आती है, जैसे समुद्र की सतह या स्विमिंग पूल की सतह उठी हुई नजर आती है, पानी में नींबू बड़ा नजर आता है, कोई भी छड़ पानी में मुड़ी हुई नजर आती है, वो किसके कारण नजर आती है बच्चों? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। या तारे अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊंचे नजर आते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? इन सब का आंसर क्या होता है बच्चों? अपवर्तन। पूर्व सूर्योदय, विलंब सूर्यास्त, सूर्य बड़ा क्यों नजर आता है? ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम्पल किसके हैं? रिफ्रैक्शन के, अपवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मैनी फ़ारेनहाइट इन 50 डिग्री सेल्सियस? बच्चों, ये सीधा सीधा वाटर का क्वेश्चन है, टेम्परेचर स्केल का क्वेश्चन है। तो अपने आप से कोशिश करिए करने की, नहीं तो मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं। 50 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं? फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। C अपॉन में 5 बराबर होता है कितने? F माइनस 32 अपॉन में 9। यही फॉर्मूला होता है ना। C की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चों? 50 दे रखी है। आपसे पूछा है F की वैल्यू कितनी होगी? कुछ नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 50 अपॉन में 50, 50 अपॉन में 5 बराबर होगा F माइनस 32 अपॉन में 9। 5 से 10 गया ये। 90 प्लस 32, F की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 90 प्लस 32 122। 122 फ़ारेनहाइट। 122 फ़ारेनहाइट। ये हाल ही में अभी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था 50 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट होंगे? 122 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 53 है आपकी स्क्रीन पर। देखने में कुछ न्यूमेरिकल जैसा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में न्यूमेरिकल है नहीं। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी वैल्यू दे रखी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। पहले समझने की कोशिश करते, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकसी दूरी वाले उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। देखो पहले इमेज बनाते हैं, क्या क्या दे रखा है इसमें। आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों इसमें? गुरुजी एक क्वेश्चन, हाँ। आपको बच्चों दे रखा है, किसे क्या दे रखा है इसमें? भाई कोई उत्तल लेंस है, ये तो बात समझ में आ गई है ना।
एक कोई उत्तल लेंस है, ये बात समझ में आ गई। और क्या दे रखा है, उसकी फोकस की दूरी दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर उसकी फोकस की दूरी दे रखी है, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, है ना। अब और कुछ दे रखा है इसमें, और इसमें ये दे रखा है द इमेज प्रोड्यूस विल बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। आपको ये दे रखा है कि भाई जो कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और कोई वस्तु है वो कन्वेक्स लेंस से यानी उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। क्या रखी हुई है, 10 सेंटीमीटर से दूरी पर रखी हुई है। बच्चों ये क्या होता है, पोल होता है। ये क्या होता है बच्चों, पोल होता है। यानी बच्चों यदि आपने 6 के 6 केसेस जो मैंने पढ़ाए थे, यदि आपने वो याद कर रहे होंगे, यदि आपने वो 6 के 6 केसेस याद करे होंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट वाला केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है, कैसा बनता है बच्चों प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा बनता है। माइक्रोस्कोप वाला एग्जांपल था कि नहीं था। प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये यदि आपको टेबल याद होगी तो ये देखते ही होना था क्वेश्चन। बस हमें इतना हिंट मिल गया कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी सीधा, सीधा होगा तो आभासी तो होगा ही, आभासी और बड़ा बनता है। तो बच्चों इससे देखो मिलता जुलता कोई ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है वास्तविक और आवर्धित। वास्तविक तो बन नहीं सकता, आभासी और आवर्धित। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन होगा आभासी और आवर्धित, यानी वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड यानी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी और आवर्धित, बड़ा मतलब आवर्धित, बड़ा। तो सेकंड ऑप्शन इसका होगा क्वेश्चन नंबर 54। ये दिखाई तो दे रहा था ना स्क्रीन पे। फिर क्वेश्चन नंबर 54 लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू। लैम्बर्ट का नियम किससे रिलेटेड है बच्चों, प्रदीपन से रिलेटेड होता है, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड होता है। इसकी फिर कभी बात में करेंगे बात। ये याद रखना, लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड होता है, इल्यूमिनेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात करी बच्चों, उस वैज्ञानिक का नाम था रोमर। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का नाम, रोमर। यानी किस वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, रोमर नाम के व्यक्ति ने बताया प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। लाइट की स्पीड सबसे पहले किसने ज्ञात करी थी, रोमर नाम के व्यक्ति ने ज्ञात करी थी। तो आंसर होगा इसका सी। 56 क्वेश्चन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य क्या होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम मतलब बच्चों क्या पूछना चाहता है, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है कहां से कहां तक होती है, यानी विब ग्योर की जो वेवलेंथ होती है कहां से कहां तक होती है। यदि बच्चों आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था जो विजिबल लाइट की जो बच्चों वेवलेंथ होती है कहां से कहां तक होती है, 400 नैनोमीटर से लेकर कहां से कहां तक। मैंने कहा था मोटा मोटी याद रखो, बाकी ऑप्शन से मैच करना, 10-20 ऊपर नीचे चल जाता है। 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। यहां पर नैनोमीटर तो दे नहीं रखा ऑप्शन में, एंगस्ट्रॉम दे रखा है। यानी अगर मैं इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा बच्चों, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होगी ना। तो बच्चों सबसे नजदीकी कौन सा ऑप्शन है इसके, 4000 और 8000 के बीच में कौन सा दे रखा है सबसे नजदीकी। वाला तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है, 4000 और 3900। बच्चों इसके नजदीक सबसे नजदीक यही है, और 8000 के भी सबसे नजदीक 7600 है। यानी बच्चों सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है बच्चों, आपका बी ऑप्शन है। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बच्चों कुल मिला के यहाँ पर आपको देना चाह रहा है ये कि मतलब ऑप्शन में मैंने आपको बताया था ना हर बुक में अलग अलग है। मैंने बताया था ना आपको विजिबल लेंथ की, विजिबल जो रे होती है हर बुक में अलग अलग है। किसी में दे रखी है 360 नैनोमीटर से लेकर 360 नैनोमीटर से लेकर, किसी में दे रखी है क्या 390 नैनोमीटर से लेकर
760 नैनोमीटर तक, है ना। किसी में दे रखे 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक, किसी में दे रखी है 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक। तो मैंने कहा था कि बच्चों इतनी सारी वैल्यू याद मत करो, इतना याद कर लो और इससे मिलता जुलता आंसर इसके आसपास जो 10-20 ऊपर 10-20 नीचे चल जाता है। तो 400 से 800 याद रखो, सबसे नजदीक बच्चों यही था। 390 से लेकर 760 वाला दे रखा था इसमें। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, आंसर होगा नोल एंड रस्का। आंसर क्या होगा इसका? नोल एंड रस्का, क्वेश्चन नंबर 58। Oil drop appears colorful on the surface of water due to, oil drop appears colorful on the surface of water। बच्चों मैंने आपको बताया था जितनी भी रंग बिरंगी चीजें नजर आती हैं आपको व्यतिकरण के कारण नजर आती हैं, इंटरफ्रेंस के कारण नजर आती हैं। जैसे तेल की बूंद का पानी पे रंग बिरंगा चमकना, साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा चमकना, सीडी या डीवीडी का रंग बिरंगा चमकना, किसके एग्जाम्पल हैं? सारे के सारे व्यतिकरण के एग्जाम्पल है, इंटरफ्रेंस के एग्जाम्पल हैं। आंसर होगा इसका ए। 59 क्वेश्चन, व्हाट इज कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? ऑप्शन है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी या वेलोसिटी। तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, गुणवत्ता या वेग। बच्चों आपको पता है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। यानी आप कलर से क्या पता लगा रहे हो? तरंग दैर्ध्य पता लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? तो बच्चों रंग से हम क्या पता करते हैं? तरंग दैर्ध्य पता करते हैं। यदि आपसे पूछा होता तारों को कलर देखकर हम क्या पता लगाते हैं? तारों को कलर देखकर एक तो उनको तरंग दैर्ध्य तो पता लगता ही है, साथ में मैंने आपको क्या बताया था? स्टार्स का कलर देखकर हम उनका तापमान भी पता लगा देते हैं। सूरज का कलर देखकर ही हमने क्या बताया? उसका तापमान बताया कि उसकी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। कोई थर्मामीटर तो लेके गए नहीं थे हम सूरज की सतह पर, हमने कलर देख के पता लगा लिया ना। तो यानी स्टार्स का कलर देखकर हम तापमान बताते हैं, और वैसे नॉर्मल चीजों का कलर देखकर हम क्या बताते हैं? उनका वेवलेंथ बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में होता है? बच्चों ऑप्टिकल फाइबर का जो इस्तेमाल करते हैं हम किस में करते हैं? एंडोस्कोपी में करते हैं। एंडोस्कोपी, जब पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है, जब पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? गले से एक तार डालता है पेट में, तो उससे पता लग जाता है कि अल्सर कहां पर है। तो उस तार का नाम क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाश तंतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन को। अनंत पर रखे वस्तु का अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, सापेक्षित आकार तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्रमश है। द पॉजिटिव रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय concave lens of an object placed at infinity are respectively। बच्चों कैसी बनेगी? कनकेव लेंस है तो बच्चों फोकस पे बनेगी, और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो कैसे बनता है? फोकस पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62। कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने से यह विभिन्न रंगों में प्रकाश में टूट जाता है। व्हाइट लाइट while passing through a glass prism breaks up into light of different colors because refractive index of glass for different color glass prism absorb white light and emits several color। ये बच्चों सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ए ऑप्शन ठीक है, इसमें इंग्लिश में ठीक कर लो इसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, बिकॉज की जगह लिख लेना इज डिफरेंट, बिकॉज की जगह क्या लिख लेना? इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इज डिफरेंट। बच्चों आपको बताया था ग्लास का हर रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, यानी ग्लास हर रंग को अलग अलग मोड़ता है। आपने प्रिज्म में पढ़ा था ना, जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हो रही थी तो जो प्रिज्म थी लाल लाइट को थोड़ा कम मोड़ रही थी, वायलेट लाइट को थोड़ा ज़्यादा मोड़ रही थी। क्यों मोड़ रही थी बच्चों? क्योंकि हर रंग के लिए ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अलग अलग होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही क्या होता है? लाइट को मोड़ने की क्षमता। ये बहुत अच्छे से मैंने
बताया था आपको। तो यानी आंसर होगा ए, विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक भिन्न होगा, इसलिए प्रिज्म क्या करता है, लाइट को अलग अलग मोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 63। फोर क्वेश्चन आया बच्चों, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन अपीयर रेडिश। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य नांगी लाल प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चों क्यों होता है प्रतीत, आपको बताया था रेड की स्कैटरिंग, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से ये आपको लाल नजर आता कहीं है। उस समय सूर्य केवल नारंगी लाल उत्सर्जित करता है, अन्य सभी रंग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, नारंगी लाल वायुमंडल द्वारा कम प्रकीर्णन होते हैं। बच्चों ये ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, रेडिश ऑरेंज लाइट इज लीस्ट स्कैटर बाय द एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यही है, नारंगी लाल वायुमंडल द्वारा कम प्रकीर्णन होते हैं, यानी लाल रंग वायुमंडल के द्वारा कम फैलाया जाता है, इसलिए जब मैंने डायग्राम से पढ़ाया था आपको लाल रंग आपकी आंखों तक पहुंच रहा था। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 65। इफ एन ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट नहीं है ये, इफ एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस इमेज विल फॉर्म दैट। यदि वस्तु को उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। बच्चों ये वही वाला एग्जांपल है, मैंने कहा था 6 केसेस पढ़ लेना, 6 के 6 केसेस किसी न किसी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। आपको क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, बच्चों आपको बता रखा है कि कोई कन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, वक्रता केंद्र क्या होता है बच्चों, 2f होता है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो आपसे पूछा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। प्रतिबिंब भी बच्चों कहां पर बनता है, यदि आपको याद होगा प्रतिबिंब भी कहां पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का साइज कैसा होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, 2f पर, तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब कहां पर बनता है, आपको याद होना चाहिए केस ये वाला। यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का साइज होता है वस्तु के साइज के बराबर, और प्रतिबिंब बच्चों कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा बनेगा तो बच्चों कैसा होगा, वास्तविक तो होगा ही होगा। तो बच्चों कैसा बने, कहां पर बनेगा, आंसर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल एंड इन्वर्टेड वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बच्चों 6 के 6 केसेस आपको याद होने चाहिए यदि आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, रेनबो इज produced when sunlight falls on drop of a rain। जब प्रकाश वर्षा की जल बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्न में से कौन सा भौतिक घटनाएं उत्तरदायी है। पहला है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन तो ठीक ही है। रिफ्रैक्शन होता है, हाँ ये भी ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, ये भी ठीक है। बच्चों यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं। यदि आपको याद होगा मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ रे डायग्राम की हेल्प से। जब इंद्रधनुष बनता है मैंने आपको बनाया था ना, बना के दिखाया था ना, उसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्जन भी होता है। तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन होगा डी। 66 का क्या होगा ऑप्शन डी। 67 क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू इज, ब्लू का पूरक रंग क्या होगा, नीले का पूरक रंग क्या होगा। बच्चों ये आपको लिखवाया था मैंने, नीले का पूरक रंग कौन सा होता है, येलो होता है। नीले का पूरक रंग कौन सा होता है, येलो
होता है। जिसे कोई डाउट है तो वो लाइट की मिसलेनियस वाली वीडियो देखे यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द फिनोमिना ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर व्हेन इट इज पास थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म द्वारा प्रकाश से 7 अलग अलग रंगों में विभाजन की घटना को क्या कहते हैं? बच्चों 1000 बार पढ़ चुके हम, क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हु इन्वेंटेड द लेजर। बच्चों लेजर का जो इन्वेंशन किया था वो टी.एच. मेमन ने किया था। कहीं है टी.एच. मेमन? हाँ बच्चों, ऑप्शन होगा सी, ये याद रखना, लेजर का इन्वेंशन किया था टी.एच. मेमन ने, टी.एच. मेमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, एक्लिप्स अकर्स ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? ग्रहण किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है बच्चों? ग्रहण होता है किसके कारण? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की वजह से। बच्चों ये मैंने वैसे आपको जो प्रैक्टिस कराई थी मैंने लाइट की पिछले संडे को, उसमें मैं बता चुका हूँ। वैसे अगर आप नहीं देखी आपने वीडियो तो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ मैं। एक मिनट एडिटर साहब, क्वेश्चन हटाना, हटा दो, पूरा ब्लैंक कर दो स्क्रीन। बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है त्रिज्यू रेखीय संचरण। त्रिज्यू रेखीय संचरण। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसको कहते हैं त्रिज्यू रेखीय संचरण, यानी एक रेखा में ट्रैवल करती है लाइट। जैसे सूरज से लाइट आई, बच्चों कहां से लाइट आई? सूरज से लाइट आई, यहां पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहां पर क्या खड़ा हुआ है? कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो लाइट क्या से करेगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी कुछ इस तरह से। तो ये बच्चों लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है ना, तो इसी को कहते हैं हम लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों यदि आप ध्यान से देखोगे, ये व्यक्ति जमीन पर खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति को बच्चों इतने हिस्से पर लाइट नहीं पड़ेगी, जमीन के इतने हिस्से पर लाइट नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ी ना, तो व्यक्ति की यहाँ पर क्या बन गई? परछाई बन गई। क्यों बनी बच्चों परछाई? क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? त्रिज्यू रेखीय संचरण होता है, इस वजह से व्यक्ति की यहाँ पर क्या बन गई? परछाई बन गई। तो बच्चों परछाई यदि बन रही है तो इससे ये भी प्रूव हो रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ध्यान से देखना बच्चों, यदि बच्चों लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करती, सीधी रेखा में ना चलती, कुछ लाइट इस तरह से चलती, सीधी गई, इस तरह से गई, यहाँ पर आ गई, सीधी गई, इस तरह से गई, यहाँ पर आ गई, सीधी गई, फिर यहाँ पर आ गई, फिर दोबारा यहाँ पर मुड़ गई, फिर यहाँ पर आ गई, तो बच्चों कभी परछाई बन ही ना पाती, कभी परछाई बन ही ना पाती। परछाई बन रही है तो इसका मतलब यह है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो बच्चों रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या? एक तो परछाई बनती है किससे? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन से बनती है। और एक्लिप्स, एक्लिप्स यानी ग्रहण, ग्रहण भी क्यों होते हैं बच्चों? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की वजह से होते हैं, त्रिज्यू रेखीय संचरण की वजह से होते हैं। ये लिख लो, एक्लिप्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्लिप्स यानी ग्रहण 2 प्रकार के हम पढ़ते हैं। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण। एक होता है बच्चों सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण यानी इसे कहते हैं, सूर्य का मतलब होता है सोलर, सोलर एक्लिप्स। एक होता है बच्चों कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। चंद्र का मतलब होता क्या? ल्यूनर, इंग्लिश में क्या कहते हैं चंद्र को? ल्यूनर। तो बच्चों सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? सूरज अपनी जगह पर होता है, पृथ्वी नीचे होती है। क्या होता है? पृथ्वी नीचे होती है। इन दोनों के बीच में बच्चों क्या आ जाता है? मून आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? मून आ जाता है। तो सीधी सी बात है, सूर्य की लाइट आई, मून से टकराती है, मून से टकराई, तो इतनी वाली लाइट धरती पे नहीं पहुंच पाएगी। और बच्चों सूर्य की रोशनी मून से टकरा कर आती है तो धरती पर हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, जो रेडिएशन होती है खतरनाक होती है। इसलिए कहते हैं सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण के टाइम नहीं देखना चाहिए, ये आंखों के लिए हार्मफुल होता है। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या हो रहा है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से एक्लिप्स हो रहा है? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की वजह से एक्लिप्स हो रहा है। त्रिज्यू रेखीय संचरण की वजह से क्या कर रहा है? ग्रहण हो रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि सोलर एक्लिप्स में क्या होता है बच्चों? चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। क्या होता है सोलर एक्लिप्स में? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जबकि ल्यूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण में कुछ खास नहीं होता। सूरज तो अपनी जगह पर ही रहेगा। इसमें क्या होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है और पृथ्वी के नीचे क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, यानी कोई किसी से टकरा के नहीं जाता। तो ये ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसमें बच्चों क्या होता है, ल्यूनर एक्लिप्स में ये भी किसकी वजह से लगता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है ये। और इसमें ल्यूनर एक्लिप्स में होता क्या है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेडिस, लाल का पूरक रंग कौन सा होगा? ये बच्चों अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, लाल का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है सियान। जिसे दिक्कत है लाइट का मिसलेनियस वाली एक्सरसाइज देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे निकालते हैं या किसको मिलाने पर क्या बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सियान होगा, मोरपंखी यानी डी। क्वेश्चन नंबर 72, A concave lens always forms an image which is, अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों? बच्चों अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है हमेशा? अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, कुछ होता है कि नहीं होता? मैंने बताया था अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की जो प्रॉपर्टी होती है आपस में मैच करती हैं। मैंने बताया था इसकी प्रॉपर्टी याद कर लो, इसकी अपने आप याद हो जाएगी। उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, कैसा बनाता है, छोटा बनाता है। और कैसा बनाता है, हमेशा सीधा बनाता है। और जितने भी सीधे प्रतिबिंब होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे आभासी होते हैं। यानी कैसा बनाता है ये, डिमिनिस्ड, सीधे का मतलब इरेक्ट, इरेक्ट होगा तो वर्चुअल होगा ही होगा। तो बच्चों जैसे प्रतिबिंब ये बनाएगा वैसे ही प्रतिबिंब ये बनाएगा। तो देखो कहीं है क्या इससे मिलता जुलता आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ए ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड भी नहीं हो सकता, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड तो कुछ होता ही नहीं है। तो बी ऑप्शन है क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट प्रतिबिंब बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? बच्चों पृथ्वी पर ही देखना है, किसी और चीज को पृथ्वी पर ही देखना है। तो सीधी सी बात है, कौन से टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यानी स्थलीय दूरदर्शी का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑप्शन होगा ए। यदि आसमान में देखना है, स्पेस में देखना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, स्टार्स को देखने के लिए यानी खगोल को देखने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, यानी पृथ्वी पर ही किसी को देखना है तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, Which of the following is used to split white light into 7 colors? निम्न में से किसका प्रयोग सफेद प्रकाश को विभिन्न रंगों में बदलने के लिए किया जाता है? बच्चों ये मैं क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं समझता, ये सभी दे देंगे। किसका उपयोग करते हैं हम? प्रिज्म का, बताया था ना। प्रिज्म किसकी बनी होती है बच्चों? प्रिज्म फ्लिंट गिलास की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों? फ्लिंट गिलास की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट? प्रकाश के वन विक्षेपण के अध्ययन के लिए निम्न में से किस का प्रयोग होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर। तो आइए समझते हैं। देखो बच्चों ये प्रिज्म है ना। आपको पता है प्रिज्म कौन सी ग्लास की बनी होती है?
फ्लिंट ग्लास की बनी होती है, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना। जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है, प्रिज्म क्या करती है, व्हाइट लाइट को 7 रंगों में तोड़ देती है। 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है बच्चों, डिस्पर्जन कहलाता है। सबसे नीचे वाला कलर होता है बैंगनी, सबसे ऊपर वाला कलर होता है रेड। तो बच्चों ये जो 7 रंग होते हैं विब गयोर, जो 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं हम बच्चों, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कौन सा वाला स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी इन रंगों को देखा जा सकता है। बच्चों जिस स्क्रीन पर ये 7 रंग पड़ते हैं उस स्क्रीन को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, तो कहीं ऑप्शन में स्पेक्ट्रोमीटर, हाँ ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेक्ट्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो पॉज कर दीजिए एडिटर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर का क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करती है। ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 77, लेजर में सभी परमाणु किसकी प्रकाश तरंगें छोड़ते हैं। बच्चों ध्यान रखना, लेजर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, लेजर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बच्चों लेजर की फुल फॉर्म ध्यान रखना क्या होता है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन। क्या होती है लेजर की फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये क्वेश्चन हटा दो वाला, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर की क्या होती है फुल फॉर्म होती है, कभी कभी पूछ ली जाएगी आपसे। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन और आर फॉर क्या, रेडिएशन। इसकी खोज किसने करी थी बच्चों, अभी बताया था आपको, साइंटिस्ट का नाम याद रखना क्या, टीएच मेमन, या इंग्लिश में मेमे भी बोल देते हैं, कभी हिंदी में से मेमे भी पढ़ देते हैं, एन साइलेंट हो जाता है। टीएच मेमे ने इसकी खोज करी थी। बच्चों लेजर की खास बात क्या होती है, जो लेजर की खास बात ये होती है, जो इससे एटम अमिट होते हैं उनकी आवृत्ति भी क्या होती है, सेम होती है, जो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, उनका जो आयाम यानी एम्पलीट्यूड होता है वो भी सेम होता है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी सब कुछ सेम होता है, उनका फ्रिक्वेंसी भी सेम होती है, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, और उनका जो फेज होता है वो भी सेम होता है, जो उनकी अवस्था होती है वो भी सेम होती है। तो आंसर होगा इसका क्या बच्चों, डी होगा। ये 3 पॉइंट ही आपके लिए काफी है लेजर में। क्वेश्चन नंबर 78, Which color is the complementary color of yellow? Which color is the complementary color of yellow? बच्चों complementary color आ रहा है तो चलो बता देता हूँ, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ मिसलेनियस में ये बार बार। बच्चों देखो 3 कलर होता है प्राइमरी हमारे पास, कौन कौन से, बी जी आर, ब्लू ग्रीन रेड। यदि बच्चों ब्लू और रेड को मिलाते हो तो कौन सा कलर बनता है, मैजेंटा बनता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाते हो तो बच्चों कौन सा बनता है, सियान बनता है ना। और बच्चों बीच में लिखना व्हाइट, बीच में क्या लिखना, व्हाइट। यदि ग्रीन ब्लू
और रेड को मिला देते हो तो बच्चों क्या बनता है, व्हाइट बनता है। ग्रीन और रेड को मिलाते हो तो बच्चों क्या बनता है, येलो बनता है, ठीक है ना। ग्रीन और रेड को मिलाते हो तो क्या बनता है, येलो बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब क्या होता है, ऐसे दो रंग जिन्हें आपस में मिलाने पर व्हाइट की प्राप्ति हो जाए, उन दोनों कलर्स को क्या कहते हैं, आपस में वो कहेंगे, आपस में एक दूसरे के वो पूरक होंगे। जैसे मैंने बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्वेश्चन हटा देना। क्वेश्चन देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाया था ये बहुत अच्छे से, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं दोबारा। ब्लू ग्रीन और रेड को क्या मिला दो तो बच्चों क्या बन जाता है, व्हाइट बन जाता है, ठीक है। तो बच्चों यदि ब्लू और ग्रीन को मिलाए तो कौन सा कलर बनता है, ब्लू और ग्रीन को मिलाए तो कौन सा कलर बनता है, सियान बनता है। तो मैं बच्चों ऐसा कह सकता हूं सियान और रेड को मिला दो तो व्हाइट बन जाएगा ना। यानी इन दोनों कलर्स को मिलाकर बच्चों व्हाइट की प्राप्ति हो रही है। तो ये दोनों रंग एक दूसरे के पूरक होंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे सियान का पूरक कौन सा है, रेड। सियान का कौन सा है पूरक, रेड। रेड का पूरक कौन सा है, सियान। यदि बच्चों ग्रीन और रेड को मिला दो तो कौन सा रंग बनता है, ग्रीन और रेड को मिला दो तो बच्चों कौन सा बनता है, येलो बनता है। तो बच्चों मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ब्लू और येलो को मिला दो, ग्रीन और रेड को मिला दो तो बच्चों क्या बनता है, येलो बनता है। तो मैं ऐसे ही बोलता हूं ब्लू और येलो को मिला दो तो कौन सा रंग बन जाता है बच्चों, व्हाइट बन जाता है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं ब्लू और येलो मिलके व्हाइट कलर बना रहे है ना। तो यानी ब्लू और येलो आपस में क्या हो गए बच्चों, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया येलो, येलो का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, ब्लू। ऐसे और देखो बच्चों, ब्लू और रेड मिलके कौन सा कलर बना रहे हैं बच्चों, आपने ये पढ़ा ना, BGR क्या बनाते हैं, व्हाइट कलर बनाते हैं। तो ब्लू और रेड मिलके बच्चों कौन सा कलर बना रहे हैं, मैजेंटा बना रहे हैं ना। मैजेंटा में यानी ब्लू भी है रेड भी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं मैजेंटा और ग्रीन मिलके कौन सा कलर बनाएंगे, व्हाइट कलर बनाएंगे। यानी मैजेंटा और ग्रीन क्या हो गए बच्चों, एक दूसरे के पूरक हो गए। ये दोनों मिलके व्हाइट हो रहे हैं। यानी मैजेंटा का पूरक है ग्रीन, ग्रीन का पूरक है मैजेंटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं आपको ध्यान रखना है। सियान का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, रेड। रेड का कौन सा है, सियान। ब्लू का कौन सा है, येलो। येलो का कौन सा है, ब्लू। मैजेंटा का ग्रीन, ग्रीन का है मैजेंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्टेकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स। 3D फिल्मों को देखने के लिए उपयोग होने वाले चश्मे में क्या होता है। 3D फिल्मों को देखने के लिए निम्न में से किसके चश्मे का उपयोग होता है। बच्चों ध्यान रखना, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, यानी ध्रुवीकरण का क्वेश्चन है। तो बच्चों पोलराइजेशन में क्या होता है, ध्रुवीकरण होता है। मैंने बताया था आपको, जहाँ भी लाइट कट रही होगी या छन रही होगी वहाँ पर क्या हो रहा होगा, पोलराइजेशन हो रहा होगा। पोलराइजेशन से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। धूप के चश्मे में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। धूप के चश्मे इसलिए तो मानते हम कि सूरज से लाइट आए, चश्मा हमारी आंखों की लाइट को छान देता है और हमारी आंखों की रोशनी कम से कम पहुँचती है। जो गाड़ियों पर ब्लैक कलर की फिल्म्स होती हैं वो भी किस पे काम करती हैं, पोलराइजेशन पे काम करती हैं। जो 3D ग्लासेस होते हैं वो भी क्या करते हैं, लाइट को थोड़ा छानने का काम करते हैं। वो भी किस पे काम करते हैं बच्चों, पोलराइजेशन पर काम करते हैं। तो बच्चों उन चश्मे को, शीशे को क्या बोलते हैं हम, पोलरॉइड बोल देते हैं। उन चश्मों को, शीशे को क्या बोलते हैं बच्चों, पोलरॉइड भी बोल देते हैं। तो आंसर कहीं है पोलरॉइड। हाँ, तो स्पेक्टेकल्स यूज्ड फॉर 3D पिक्चरों को देखने के लिए बच्चों क्या इस्तेमाल करते हैं हम, पोलरॉइड का इस्तेमाल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे बाकी के 20। अ सोप बबल शोज कलर व्हेन इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट। बच्चों साबुन का बुलबुला उजले प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन दिखता है। मैंने आपको बताया था जहां भी चीजें रंग बिरंगी नजर आ रही होंगी आंसर होगा इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। व्यतिकरण के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि साबुन का बुलबुला रंग बिरंगा नजर आता है, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। तेल की बूंद पानी पर रंग बिरंगी नजर आती है, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। डिस्क या CVD, जो DVD होती है, CD होती है, DVD होती है, सूरज पे करने पर रंग बिरंगी से नजर आती है, याद आया हो कुछ, किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। तो आंसर होगा इसका व्यतिकरण। तो उम्मीद है आपको ये सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। फ्रूटफुल लगा तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन। आगे भी ऐसे सेशन लेने चाहिए आपके लिए कि नहीं लेने चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद और एंजॉय करते रहिए दिवाली की छुट्टियों को। जय हिंद, जय भारत।